हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये यूरोप की सीरीज का 10th लेक्चर है और वर्क, एनर्जी और पावर का सेकंड एंड लास्ट लेक्चर है। और इसमें हम लोग ये प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओरिजिनल जो प्रॉब्लम्स हैं यूरोप की 1.1282, 1.131, 1.134, 1.135 और 1.139 से 1.141 यहाँ तक डिस्कस करेंगे। वन 1.128 है, मास तुम्हें दिया हुआ है और सर्कुलर मोशन कर रहा है, ओमेगा इतना दिया हुआ है और तुम्हें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वर्क निकालना है जब R1 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर टू R2 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर यहाँ तक बॉडी मूव कर जाती है। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा वो नहीं है। एक सर्कुलर मोशन चल रहा है, मास दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वर्क निकालना है जब बॉडी 30 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक मूव कर जाती है। तो तुम जानते हो कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है इसका मैग्नीट्यूड भी तो सेंट्रीपीटल फोर्स के इक्वल आता है ना, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा, सिंपल है, बस हो गया। इंटीग्रेशन एफ डी आर कर दोगे और लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगी, R1 से R2, ये कर देना बस हो गया। फाइनली आंसर इतना आ जाएगा। और वैसे भी तुम जानते हो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो बाहर को लगता है ना, नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर को लगता है और बॉडी का जो मोशन हो रहा है वो 30 सेंटीमीटर की रेडियस से 50 सेंटीमीटर की रेडियस तक हो रहा है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही को है, क्यों? अगर आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही को है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है। इस पेज को मैं पीटीयू की कैटेगरी में डाल देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्प्रिंग्स K1 और K2 हैं और सीरीज में, और मिनिमम वर्क निकालना है टू स्ट्रेस बाई डेल्टा एल। ये भी बहुत सिंपल है। तुम जानते हो सीरीज में 1/K इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 होता है, या K इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 होगा। और लास्ट में वर्क डन कितना हो जाएगा बताओ? वर्क डन हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स की जगह क्या हो जाएगा, डेल्टा एल का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो दोनों तो बड़े सिंपल क्वेश्चन थे, ये कर लो, ये आ गया। अब तुम ऐसे सोच सकते हो ना यहाँ पे कि मिनिमम क्यों ऐड किया है मैंने, नहीं है, मिनिमम क्यों ऐड किया है? तो एक्चुअल में क्या है कि आपने ना स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया और ये सिर्फ मैंने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला है। अगर मैं उतना खींचने के बाद उसको वेलोसिटी भी देता तो फिर वर्क होता ये प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन मिनिमम वर्क क्या होगा जिसमें हाफ एम वी स्क्वायर क्या होगा, जीरो होगा। आई थिंक पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं डेल्टा एल खींच के उसको कुछ वेलोसिटी भी दे देता तो वर्क होता हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन मुझे मिनिमम वर्क चाहिए, तो इसका मतलब मैं हाफ एम वी स्क्वायर को क्या कर सकता हूँ, जीरो कर सकता हूँ, इसलिए उसने मिनिमम वर्ड यूज कर दिया। ये
स्लाइड भी पीटीओ की कैटेगरी में आ जाएगी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, देखो फोर्स को देखना, ध्यान से देखना। एक ये ऐसे बॉडी है, इस पे फोर्स ये लगा हुआ है, जो y का फंक्शन आ रहा है, ध्यान रखना y यहाँ पे 0 दिया हुआ है। तो आपसे कहता है कि फाइंड वर्क परफॉर्म्ड बाय दिस फोर्स एंड इंक्रीमेंट ऑफ बॉडीज पोटेंशियल एनर्जी ओवर फर्स्ट हाफ ऑफ द एसेंट। थोड़ा तरीके से देख लो, फोर्स इस पे लगाया हुआ है, एक फोर्स लगाया हुआ है इस पे, और वो फोर्स वेक्टर फॉर्म में इस टाइप से दिया हुआ है। तो तुमसे कहता है कि जब वो फर्स्ट हाफ ऑफ द एसेंट जाता है तो इस फोर्स ने कितना वर्क किया और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ। और फोर्स को अगर ध्यान से देखोगे तो वो y का फंक्शन आ रहा है, और y वहां पे एक तरीके से हाइट है। अब आप देखो कि जब y की वैल्यू मैं 0 करता हूं, इसका मतलब ग्राउंड में फोर्स वेक्टर कितना आ रहा है, हाँ, ध्यान से देखना। फोर्स वेक्टर आ रहा है माइनस ट्वाइस एम जी वेक्टर। इसका मतलब जो फोर्स है वो 2 mg है, और जी वेक्टर के अपोजिट है, अपोजिट टू जी वेक्टर। इसका मतलब ऊपर को है। फोर्स का नेचर समझ में आ रहा है ना, क्या है बेटा, जो है कि अगर मैं y को 0 करता हूं, मतलब ग्राउंड की अगर मैं बात करूं, तो फोर्स आ रहा है -2 mg वेक्टर। इसका मतलब फोर्स 2 mg है, और वो g के अपोजिट है, इसका मतलब ऊपर को है। तो बिल्कुल शुरुआत में ये 2 mg फोर्स लगा हुआ है, और 1 mg नीचे लगा हुआ है। तो फिर ये ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, क्यों। अब मैं अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इस फोर्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो F इक्वल टू ट्वाइस 1 माइनस ए वाई इंटू एम जी, और ये लिख सकता हूं ये अपवर्ड लगा हुआ है। अब देखो तुम्हारा बिल्कुल सही हुआ है, फोर्स को मैंने प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट कर दिया। ऐसे भी लिखूं तब भी काम चलेगा, अगर मैं F इक्वल टू 1 माइनस ए वाई इंटू एम जी अपवर्ड्स लिख दूं तो भी काम चल जाएगा। जैसे तुम ये देखो कि अगर मैं y को 0 रखूं, तो फिर फोर्स की वैल्यू 2 mg है, और वो ऊपर को है। अब उसके बाद क्या देखो, अब जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, नहीं, जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, फोर्स की वैल्यू कम होती जा रही है, नहीं, फोर्स की वैल्यू कम होती जा रही है। तो इसका मतलब एक हाइट ऐसे भी आएगी जहां पे फोर्स और mg वो इक्वल हो जाएंगे। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन बनेगी। लेकिन यहां पे तक आने में इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो अब ये और ऊपर जाएगा, अगर आप देखोगे तो अब ये और ऊपर जाएगा, और ऊपर कहीं पे जाके इसकी एक जगह पे वेलोसिटी 0 भी होगी।
तो बेसिकली तुम्हें ये निकालना था। एक बार कंसेप्ट दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो क्या है। क्वेश्चन में जो फोर्स दिया था वो वेक्टर फॉर्म में दिया था, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, वेक्टर हटा दिया मैंने, और मैंने लिखा कि F इक्वल टू 1 माइनस ए वाई इंटू एम जी फोर्स लगाया ऊपर को, बिल्कुल शुरुआत में जहां पे y की वैल्यू 0 है वहां पे फोर्स 2 mg ऊपर को है, और फिर जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे फोर्स कम होता जा रहा है। तो बीच में एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी जहां पे F और mg इक्वल हो जाएंगे, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन बनेगी, लेकिन वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। उसके बाद अब फोर्स mg से कम होगा, इसका मतलब बॉडी रिटार्ड होना शुरू हो जाएगी, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके कहीं पे उसकी वेलोसिटी 0 भी होगी। तो ये जो मैक्सिमम एसेंट है वो ये h निकालना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये a है, ये b है। अब मैं a से b तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देता हूं, बस हो गया। फ्रॉम a टू b, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और कौन कौन से फोर्सेस इसमें लगे हुए थे? एक तो लगा होता वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स प्लस वर्क डन बाय mg, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगी बिकॉज वो स्टार्ट भी रेस्ट से हुआ था और टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी वो रेस्ट पे है। अब वर्क डन बाई एफ कितना होगा ये निकाल दोगे, एफ डी वाई 0 से h, और ग्रेविटी का वर्क कितना होगा बताओ, माइनस ऑफ एम जी एच होगा। ये 0 आ गया तो यहां से h निकाल लेना बस हो गया। समझ गए ना, मैक्सिमम हाइट वो निकल गई। लेकिन तुमसे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो h/2 पे पूछा हुआ है, तो h एट h/2, वर्क डन बाई एफ जो निकलेगा वो इंटीग्रेशन एफ डीवाई कर देना, और वो कर देना 0 से h/2, और इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा हुआ है तो उसको mg h/2 कर देना, बस हो गया। ये आंसर है। आई थिंक मेरे ख्याल से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बहुत ध्यान से देखना, फोर्स तुम्हें वेक्टर फॉर्म में दिया था, उसको मैंने थोड़ा सा वर्ड्स में चेंज कर दिया, और मैंने लिख दिया कि जो फोर्स है वो 1 माइनस ए वाई एम जी लगा हुआ है ऊपर को, और बिल्कुल शुरुआत में जहाँ पे हाइट या वाई की वैल्यू 0 है वहां पे फोर्स 2 mg ऊपर को है, इसका मतलब बॉडी ऊपर जाएगी। लेकिन अब जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ रही है, f की वैल्यू कम होती जा रही है, तो बीच में एक पोजीशन ऐसी भी आएगी जहां पे f और mg इक्वल होंगे, तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन बनेगी, लेकिन वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। उसके बाद f mg से छोटा हो जाएगा, तो बॉडी रिटार्ड होना शुरू हो जाएगी, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे कहीं पे वेलोसिटी एक बार दोबारा से 0 होगी। फिर मैंने ए से लेके बी तक वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किया, तो वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स और वर्क डन बाई mg, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा जो 0 होगा, क्योंकि बिल्कुल शुरुआत में और लास्ट में वेलोसिटी 0 थी। और अप्लाइड फोर्स का जो वर्क निकालोगे वो इंटीग्रेशन से निकालोगे, इंटीग्रेशन एफ डी वाई फ्रॉम 0 टू h, और ग्रेविटी का वर्क होगा माइनस ऑफ एम जी एच, बिकॉज एम जी नीचे लगा हुआ है और डिस्प्लेस ऊपर हो रहा है, तो वहां से तुमने h फाइंड किया। और तुमसे जो क्वेश्चन पूछा था वो h/2 पे पूछा था, तो h/2 पे तुम
वर्क डन पे एफ निकालना है तो इंटीग्रेशन एफ डी वाई 0 से h by 2 कर देना, और इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mg h by 2 हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा मैं वैल्यूज और कंसेप्ट दूंगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी होंगी। आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, देखो तुम्हें आर नॉट निकालनी है करस्पॉन्डिंग टू इक्विलिब्रियम पोजीशन, और तुम्हें एग्जामिन करना है कि ये स्टेडी स्टेट है या नहीं। स्टेडी का मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, ध्यान रखना। और उससे के बाद पूछा हुआ है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एट्रैक्टिव फोर्स, और तुम्हें यू आर और एफ आर ग्राफ भी बनाना है, ये कह रहे हो। तो मैं इसमें कंसेप्ट देता हुआ चलता हूं। सबसे पहला, F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, इक्विलिब्रियम पे F 0 होगा, और जब तुम इसका मतलब माइनस डी यू बाई डी आर को 0 निकाल देना, रख देना, और यहां से फाइंड आर, और इसको मैं मान लो से आर नॉट कह देता हूं। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, वही आर नॉट पूछा हुआ है। अब तुम क्या करोगे, देखो तीसरा कंसेप्ट, फॉर आर ग्रेटर देन आर नॉट, तुम देखोगे कि फोर्स जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है ना, फॉर आर ग्रेटर देन आर नॉट फोर्स नेगेटिव है, तो आपने एक तरीके से डिस्प्लेस तो किया पॉजिटिव डायरेक्शन में, और फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि आर नॉट पे इक्विलिब्रियम था ना, नहीं होता, आर नॉट पे इक्विलिब्रियम था बेटा जो है, तो डिस्प्लेस तुमने किया पॉजिटिव डायरेक्शन में, और जो फोर्स आ रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, जिसको इन्होंने यहाँ पे स्टेडी कहा हुआ है। चौथा कंसेप्ट क्या है, सुनो। अट्रैक्शन फोर्स कह रहा है, तो जब फोर्स नेगेटिव आता है तो वो अट्रैक्टिव होता है। ये ध्यान रखना, अगर ऐसी कंडीशन में फोर्स अगर नेगेटिव आता है तो वो अट्रैक्टिव होता है। अब तुम्हें अट्रैक्टिव फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब, और वो नेगेटिव है, इसका मतलब एक तरीके से तुम्हें क्या करनी है बेटा जो है, एक तरीके से तुमने एफ की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। फिफ्थ कंसेप्ट बता रहा हूं, कई बार रिपीट कर दूंगा। फिफ्थ, एक सेकेंड बेटा। एक तुम्हें यू आर ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ ड्रॉ करना है मतलब जो है, इसमें देखो क्या क्या है। तुम्हें यू आर इक्वेशन पता ही है, हाँ।
तो इसमें क्या क्या चीजें देखोगे तुम? सबसे पहली बात, आर अगर टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो यू टेंडिंग टू जीरो होगा। दूसरी बात, आर टेंडिंग टू जीरो जब होगा तो यू टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा। तीसरी बात, एक तुम ये देख लेना, फाइंड आर वन कह दे रहा हूं मैं, ठीक है? फाइंड आर वन वेयर यू इक्वल टू जीरो। फोर्थ, और देखते हुए चलना है बेटा जो है, हाँ, आर लेस देन आर वन में यू प्लस में आएगा। मैथ्स बहुत लंबी है तो कंसेप्ट बताते हुए चल रहा हूँ, ये आएगा। फिफ्थ, आर इक्वल टू आर ग्रेटर देन आर वन में कह लो। यू नेगेटिव आएगा। सब तुम यू आर ग्राफ से निकालोगे, ध्यान रखना बेटा, यू आर ग्राफ से निकालोगे, सारे के सारे यू आर ग्राफ से निकालोगे, ये आएगा। और एक चीज और, सिक्स, आर इक्वल टू आर टू पे यू मिनिमम आएगा। और एक चीज और, कि जहां पे यू मिनिमम आता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम बनता है ना। और बाय द वे हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या निकाला था बताओ? आर टू कितना निकाला था? आर नॉट निकाला था। तो दोबारा देख लो, यू आर इक्वेशन हमें पता है, उससे हमें यू आर ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम क्या क्या कंक्लूजन निकालेंगे? आर टेंडिंग टू इंफिनिटी पे यू टेंडिंग टू जीरो, आर टेंडिंग टू जीरो पे यू टेंडिंग टू इंफिनिटी, एक आर वन निकालोगे जहां पे यू की वैल्यू जीरो होगी, आर लेस देन आर वन पे यू पॉजिटिव होगा, आर ग्रेटर देन आर वन पे यू नेगेटिव होगा, और आर इक्वल टू आर टू पे यू मिनिमम होगा। इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन वो आर नॉट का आता है। ये तो यू आर इक्वेशन से आ गया। अब सिक्स क्या है देखो, एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर से तुम एफ आर इक्वेशन निकालोगे। अब इससे भी वही कंक्लूजन निकालोगे, आर टेंडिंग टू इंफिनिटी पे एफ टेंडिंग टू जीरो होगा, आर टेंडिंग टू जीरो पे एफ टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा। थर्ड, एट आर नॉट फोर्स जीरो था, और एक हमें ये भी निकालना था, इसकी नेगेटिव वैल्यू भी निकालनी थी बेटा, ये वाला पार्ट भी करना था। और सुनो, ये हो गया। फोर्थ, आर ग्रेटर देन आर नॉट पे फोर्स नेगेटिव था, और यहीं से तो हमने कंक्लूजन निकाला था कि वो स्टेबल है। यहीं से तो हमने कंक्लूजन निकाला था ना कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। फिफ्थ, आर लेस देन आर नॉट पे फोर्स पॉजिटिव होगा। और एक लास्ट पॉइंट, एक आर इक्वल टू आर थ्री पे ये और निकाल लेना कि फोर्स
मिनिमम कहाँ पे होगा? वो मिनिमम के लिए फिर वही डीएफ अपॉन डीआर को 0 पुट करोगे बेटा, ध्यान रखना। डीएफ अपॉन डीआर को 0 पुट करोगे, वो सारी चीज़ें तुम्हें करनी है। इतना देखना, मतलब 2 ग्राफ तुम्हें स्टडी करने हैं। अब मैं फाइनली तुम्हें देखो ग्राफ बना के बताता हूँ कैसे। जैसे ये है, देखो। थोड़ा सा इसमें देखता हूँ बेटा मैं। ये तो यू हो गया। अब तुम्हें एक चीज और देखनी है कि यहाँ पे ये एफ है। अब सबसे पहले देखो ये वाला पॉइंट देखो बेटा, ये वाला पॉइंट क्या है? ये आर नॉट है, नहीं है? तो ये वाला पॉइंट आर नॉट है, और इस जगह पे क्या है बताओ? फोर्स 0 है और u की वैल्यू मिनिमम है, और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये तो आर नॉट आ गया। अब देखते हुए चलते हैं। देखो, R1 निकालना है जहां पे u की वैल्यू 0 है, इसका मतलब इसको मैंने R1 बोला हुआ है। ये हो गया। और जरा देखना, R लेस देन R1 में u पॉजिटिव दिख रहा होगा, और R ग्रेटर देन R1 में u नेगेटिव दिख रहा होगा, और R टेंडिंग टू इंफिनिटी पे u 0 दिख रहा होगा, और R टेंडिंग टू 0 पे u इंफिनिटी दिख रहा होगा। सारी चीजें मैच कर रही हैं। और R इक्वल टू आर नॉट पे u मिनिमम दिख रहा होगा, स्टेबल हो गया। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब फोर्स वाले पे आ जाओ बेटा। जो है फोर्स वाले पे क्या है? R टेंडिंग टू इंफिनिटी पे फोर्स 0 दिख रहा होगा, R टेंडिंग टू 0 पे फोर्स इंफिनिटी दिख रहा होगा, R नॉट पे फोर्स 0 दिख रहा होगा, और R लेस देन आर नॉट पे फोर्स पॉजिटिव दिख रहा होगा, फोर्स नेगेटिव सॉरी, R ग्रेटर देन आर नॉट पे फोर्स नेगेटिव दिख रहा होगा, और R लेस देन आर नॉट पे फोर्स पॉजिटिव दिख रहा होगा, और R इक्वल टू R3 पे एक ये और है। ये R3 है। यहाँ पे फोर्स आपको मिनिमम दिख रहा होगा, लेकिन वही मैंने तुमसे कहा कि मिनिमम फोर्स निकालना तो वो डी एफ अपॉन डी आर इक्वल टू 0, वो सारी चीजें करनी है। अब तुम्हारा होम असाइनमेंट सिर्फ वही होगा। होम असाइनमेंट इसमें क्या क्या करना होगा देखो। एक तो तुम्हें एफ आर इक्वेशन निकालनी होगी, एक तुम्हें R1 निकालना होगा, एक तुम्हें R नॉट निकालना होगा, एक तुम्हें R3 निकालना होगा, और एक तुम्हें F की मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी। मेरे ख्याल से इस टाइप से तुम UR और FR ग्राफ को स्टडी कर लोगे। नहीं है? UR और FR ग्राफ को स्टडी कर लोगे। अब यहाँ पे इससे कंफ्यूज मत होना। F मैक्स से ये एक्चुअल में एट्रैक्टिव फोर्स के मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू है। समझ गए ना? एट्रैक्टिव फोर्स के मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू है। तो एक्चुअल में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू, ये आंसर के अकॉर्डिंग क्या हो गया? ध्यान से देखो, आंसर के अकॉर्डिंग होगी -b³ अपॉन 27a², -b³ अपॉन 27a²। और आर नॉट तुम्हारा कितना आएगा? 2a अपॉन b आएगा।
थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो एक बार मैं और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यूआर ग्राफ दिया हुआ है, इक्वेशन दे रखी है, एफ इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर से एफ आर इक्वेशन भी बना लो। दो चीजें कॉमन है दोनों में, आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, यू और एफ दोनों की वैल्यू 0 है, और आर टेंडिंग टू 0 पे, यू और एफ दोनों की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है। उसके बाद जहां पे फोर्स 0 है वहां पे यू मिनिमम आ रहा है, सो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। और उसके बाद जो मिनिमम मैक्सिमम तुम करते हो, ठीक है ना, जो भी जैसे भी तुम मिनिमम मैक्सिमम करते हो उससे फिर तुम मिनिमम वैल्यूज और वो सारी चीजें और फाइंड कर लो। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरीके से देख लेना, इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये एम मास है, इसको वी नॉट से ऊपर को वेलोसिटी दे देते हो, और ये एंगल अल्फा है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दे रखा है। एक तो तुम्हें निकालना है डिस्टेंस, जितने टाइम के बाद ये रुक जाएगा। ये हो गया। और एक तुम्हें वर्क परफॉर्म बाई फ्रिक्शन निकालना है, यहाँ तक वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालना है। तो सिंपल से है, देखो यहाँ पे रिटार्डेशन होगा ना बेटा ए, और ये रिटार्डेशन बाई द वे कितना होगा, जी साइन एल्फा माइनस म्यू जी, सॉरी प्लस म्यू जी कॉस एल्फा। क्योंकि जब ब्लॉक ऊपर को मूव कर रहा होगा तो एम जी साइन एल्फा भी नीचे लगेगा और म्यू एम जी कॉस एल्फा भी नीचे लगेगा। जब उसको हम मास से डिवाइड कर देंगे तो रिटार्डेशन बन जाएगा। और यहाँ पे क्या इक्वेशन लिख लोगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, ये 0 हो गया, इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एस, और ए की वैल्यू ये रख लेना, तो यहां से एस निकाल लो। ये हो गया, सिंपल है कि रिटार्डेशन आ जाएगा जी साइन अल्फा माइनस प्लस म्यू जी कॉस अल्फा, और उसके बाद बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as लगा देना। और उसके बाद अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, इसमें लिखे होगे एफ एस कॉस थीटा लिखोगे, क्यों। अब यहाँ पे एफ का मतलब फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन कितना लगा था, म्यू एम जी कॉस एल्फा लिखेगा, लगा था। एस तुम ऑलरेडी निकाल ही चुके हो, और थीटा की जगह क्या रख दोगे, फ्रिक्शन डाउनवर्ड्स लगा हुआ है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर को है, तो यहाँ पे रख दोगे 180 डिग्री। ये होगी बस वर्क डन बाई फ्रिक्शन। एफ एस कॉस थीटा, एफ की जगह फ्रिक्शन आ जाएगा जो म्यू एम जी कॉस एल्फा है, एस तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, और थीटा का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, और यहाँ पे फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये रख दो। यहाँ से एक बॉडी को छोड़ते हो और यहाँ से वो हॉरिजॉन्टल निकलती है, और फिर ये एस है। तुमसे कहता है कि एच की वैल्यू क्या हो, कि एस मिनिमम हो जाए, मैक्सिमम सॉरी। इसका मतलब इसमें एच वेरिएबल है, ध्यान रखना। अब आप देखो ये वाली जो डिस्टेंस आएगी,
वो h माइनस h आएगी, और यहाँ पे ये 0 वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ था। इसका मतलब यहाँ से निकलते समय जो इसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी बताओ जो है, वेलोसिटी होगी अंडर रूट ऑफ 2g h माइनस h। जितना वो नीचे गिर गया ध्यान से देखना। उसके बाद ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक गिरने का जो टाइम है वो फ्री फॉल टाइम होगा। क्यों फ्री फॉल टाइम होगा? तो t की वैल्यू कितनी हो गई? t की वैल्यू हो गई रूट 2h अपॉन g, और s की वैल्यू v इंटू टी हो जाएगी। तो ये 2 रूट h इंटू h माइनस h हो जाएगी। अब तुम्हें h को मैक्सिमम करना है, h को मैक्सिमम करना है, तो डी एस अपॉन डी एच इसको 0 रख देना। तो यहां से तुम देखोगे h की वैल्यू कैपिटल H बाई 2 आएगी। तो इसका मतलब इस साइड पे आपको s की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और जब h की ये वाली वैल्यू तुम इस पे रखोगे तो s की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कैपिटल H के इक्वल आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, सुन लो। यहाँ पे u 0 था, तो यहाँ पे निकलते समय जो वेलोसिटी थी वो हॉरिजॉन्टल थी, और वो कैपिटल H माइनस स्मॉल h नीचे गिर गया। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी इतनी हो गई, और v हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब उसके बाद उसका फ्री फॉल होगा। तो जो मैंने टाइम लिया है वो फ्री फॉल टाइम लिया हुआ है। उसके बाद s की वैल्यू v इंटू टी होगी, तो वो ये निकल के आएगी। और अगर तुम्हें s को मैक्सिमम करना है तो फिर ds अपॉन डी एच को 0 करोगे, तो वहां से स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H बाई 2 आएगा। और जब फिर उस h बाई 2 को तुम s के एक्सप्रेशन में लिखोगे तो s की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कैपिटल H के इक्वल। अच्छा, इससे मिलता जुलता ना एक रिजल्ट अगर तुम्हें याद हो तो फ्लूइड मैकेनिक्स में भी मिलता है। जैसे तुम ये देखो ना, ये होता है बेटा वहां पे, बिल्कुल सेम वो है। ये टोटल हाइट h है और ये h है, तो ये h माइनस h है। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी बिल्कुल ये रिजल्ट मिलता है, ध्यान हो अगर तुम्हें। तो यहाँ पे जो रेंज आती है वो आती है 2 रूट h इंटू h माइनस h आती है। क्यों ये आती है? तो r की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ये कैपिटल H के इक्वल होती है फ्रॉम h इक्वल टू h बाई 2। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो तुम्हें लगेगा बिल्कुल दोनों एक जैसे एग्जाम्पल है। और वैसे भी एक चीज तुम देखो, एक रिजल्ट और पहले मैंने बताया, आर तब मैक्सिमम होगा जब इसका और इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। इसका मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, और इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू कैपिटल H के इक्वल होनी है। नहीं है, इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू कैपिटल H के इक्वल होनी है। और ये कंसेप्ट मैंने अपने पुराने कहीं लेक्चर्स में दिया हुआ है, अगर तुम देखो तो कहीं ना कहीं दिया होगा कि ये प्रोडक्ट तब मैक्सिमम आता है जब तुम उसका डिवीजन हाफ हाफ में करते हो। दोबारा सुन लो क्या कह रहा हूं मैं। आर की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी
जब इसका और इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, इसका मतलब ये और ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, और इन दोनों को मिलके कैपिटल एच के इक्वल आना है। तो एक तरीके से मुझे कैपिटल एच को ऐसे ब्रेक करना है, दो पार्ट्स में ऐसे ब्रेक करना है कि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। तो ये बड़ा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये तब होता है जब तुम उसको हाफ हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। इसका मतलब ये हो गया कि ये भी h/2 और ये भी h/2। जब दोनों h/2 और h/2 होंगे तो आपका जो प्रोडक्ट की वैल्यू आती है वो क्या आती है, मैक्सिमम होती है। ये क्या, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये तो सिंपल है, इसको तुम जो है ना यहां से छोड़ देते हो, और इसका स्टीफनेस कांस्टेंट, जो फोर्स कांस्टेंट भी है, के है, इसको छोड़ रहे हो तुम, ए को टॉप से छोड़ रहे हो बेटा जो है, तो ये इसको नीचे खींचता है और ये कहता है कि कितना नीचे तक जाएगा, मतलब एक्स पूछा हुआ है। दोबारा देख लो, ऐसे है, यहां पे से तुमने छोड़ दिया, लॉस ऑफ एनर्जी सब जीरो मान के चलना है, तो ये कितना नीचे तक जाएगा, एक्स पूछा हुआ है। और इसकी ओरिजिनल लेंथ एल दे रखी थी, और वायर का स्टीफनेस कांस्टेंट के दे रखा था। अब अगर मैं ए से बी तक देखूंगा, एक बात बताओ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, नहीं है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो बस हो गया, ये आपको अप्लाई करना है। तो डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आई थिंक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ए से बी तक अगर आप देखोगे तो मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, वायर की कह लो, स्प्रिंग की, कुछ भी कह लो, वो बढ़ रही है। तो इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, ये जो मास है वो कितना नीचे आ गया, अगर तुम देखोगे तो ये मास नीचे आ गया, एल प्लस एक्स नीचे आ गया। तो इक्वेशन बनेगी एम जी एल प्लस एक्स इक्वल टू वायर की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ी, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यहां से एक्स निकालो, ये था और कुछ नहीं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई एनर्जी लॉस नहीं लेना था। ये ऐसे आया, उसको थोड़ा नीचे प्रेस कर दिया बेटा जो है, ये हो गया। तो मैक्सिमम इलोंगेशन तुम्हें निकालना था कितना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या है देखो, स्प्रिंग कांस्टेंट, ओरिजिनल लेंथ, ये सब दे रखी है तुम्हें, सब कुछ दे रखा है, और मेरे ख्याल से मास वगैरह भी इक्वल दिए हुए हैं, सेम मास दिया हुआ है। इसको बर्न कर देते हो, हाँ, इसको बर्न कर देते हो, तो तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है जब ब्रेक ऑफ हो जाए, मतलब ऑब्वियस ही बात है, यही ब्रेक ऑफ होगा, ये कह लो, वेलोसिटी निकालनी है जब ब्रेक ऑफ हो जाए। तो इसकी फिजिक्स देखो क्या है, ये ऐसे आएगा,
ये एल नॉट था, ये एक्स कह लो। या एक काम कर देता हूं मैं, ये मान के चलता हूं कि इसमें जो स्ट्रेच है वो मान लो एक्स है, तो एक तरीके से इसकी जो लेंथ हो गई एल नॉट प्लस एक्स हो गई, राइट। अब देखो, इसको एक्स डैश कह देता हूं मैं, ये थीटा है मान लो, तो ये भी थीटा होगा। और इस ब्लॉक पे इधर को एक की एक्स फोर्स लगेगा। अब आप ये बताओ कि के एक्स का जो कॉस थीटा कंपोनेंट होगा, जब वो इसके वेट के इक्वल हो जाएगा, उसमें ब्रेक ऑफ होगा ना, नहीं है। के एक्स का जो कॉस थीटा कंपोनेंट होगा, जब वो इस वाले ब्लॉक के वेट के इक्वल होगा, उसमें ब्रेक ऑफ होगा। तो एक इक्वेशन तो ये बनेगी के एक्स, के की वैल्यू दे रखी है बेटा, ये ध्यान से देखना, सब कुछ दे रखा है। के एक्स कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, एक ये होगा, एक इक्वेशन तो ये बनेगी। दूसरा, अब ये बताओ इस टाइम पे एक्स डैश भी तुम निकाल सकते हो। एक्स डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ एल नॉट प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एल नॉट का स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब सुनो, इसमें अगर इसकी स्पीड v है तो फिर इसकी स्पीड भी v होगी। और ये वाला ब्लॉक अगर एक्स डैश राइट साइड में गया है तो फिर ये एक्स डैश नीचे भी आया होगा ना बेटा, जो है ये कितना नीचे आया होगा तो जो है ये एक्स डैश नीचे भी आया होगा। अब तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, ध्यान से देखो, इसको मैं 1 कह देता हूं, इसको मैं 2 कह दे रहा हूं। 2 एक्स डैश नीचे आ रहा है, इसका मतलब 2 की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। और वो कहां कहां जा रही है बताओ, जो है 1 और 2 की काइनेटिक एनर्जी में और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। दोबारा सुन लो, 1 ब्लॉक राइट साइड में एक्स डैश गया है, तो इसका मतलब 2 ब्लॉक वर्टिकली एक्स डैश नीचे आया है। और अगर 1 की वेलोसिटी उसमें v है तो 2 की वेलोसिटी भी उसमें v होगी। अब एनर्जी इक्वेशन क्या लगी है, 2 ब्लॉक एक्स डैश नीचे आया है, इसका मतलब उसने पोटेंशियल एनर्जी लूज की है। और वो कहां कहां गई है बताओ, जो है 1 और 2 की काइनेटिक एनर्जी में और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। तो लास्ट इक्वेशन ये लगेगी एम जी एक्स डैश, ये तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई 2 की, इक्वल टू 2 टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर, ये दोनों की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो ये थर्ड इक्वेशन बनेगी। इन तीनों को सॉल्व करके जो भी आंसर पूछा हुआ है वो निकालो। मेरे ख्याल से क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। 1 ब्लॉक राइट साइड में जा रहा है, स्प्रिंग खिंचता जा रहा है, तो वो 1 ब्लॉक पे ऊपर को एक के एक्स फोर्स लगा रहा है, और जिस समय के एक्स कॉस थीटा एम जी के इक्वल हो जाएगा, के एक्स कॉस थीटा एम जी के इक्वल हो जाएगा, उसमें ब्रेक ऑफ हो जाएगा। और पाइथागोरस से आपने एक्स डैश निकाल लिया, और मैंने आपसे कहा 1 ब्लॉक अगर राइट साइड में एक्स डैश आया तो 2 ब्लॉक वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा एक्स डैश में। और 1 की वेलोसिटी अगर v है तो 2 की वेलोसिटी भी अभी v होगी। और एक मैंने एनर्जी इक्वेशन लगाई थी कि 2 की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है,
और वो कहाँ-कहाँ जा रही है बताओ जो है 1 और 2 की काइनेटिक एनर्जी में और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में, इतनी इक्वेशंस। और वर्क पावर एनर्जी का अब ये लास्ट लेक्चर है, ये भी काफी हद तक वैसी है। इन दोनों के बीच में म्यू दिया हुआ है और नीचे वाले ब्लॉक को तुम इधर खींच रहे हो और इसकी ओरिजिनल लेंथ L नॉट दे रखी है। मास भी दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है 0.2 और मास दिया हुआ है 1 kg। L नॉट भी दे रखा है 40 सेंटीमीटर। और ये कह रहा है कि जब वर्टिकल से थीटा एंगल बनता है तो स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है, ध्यान रखना। वर्टिकल से जब थीटा एंगल बनता है तो स्लाइडिंग हो जाती है और स्लोली तुम मूव कर रहे थे, स्लोली मूव कर रहे थे, तो वर्क दैट परफॉर्म बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन बार, मतलब इसमें जो फ्रिक्शन लगा था उसमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना था, कितना था। क्वेश्चन दोबारा देख लो। लोअर वाले ब्लॉक को ऐसे खींच रहे हो, उसके साथ ऊपर वाला ब्लॉक भी आ रहा है, उस पर एक फ्रिक्शन लग रहा है, दोनों के बीच में म्यू दिया हुआ है, ब्लॉक का मास दिया हुआ है, ओरिजिनल लेंथ दे रखी है, वो सब दिया हुआ है। तो तुमसे कहता है कि जिसमें स्लाइडिंग जस्ट स्टार्ट हो जाए, जिसमें स्लाइडिंग जस्ट स्टार्ट हो रही है वो 30 डिग्री पे हो रही है, तो उसमें ऊपर वाले ब्लॉक ने पे जो फ्रिक्शन लगा था उसने कितना वर्क किया। तो फिगर देखो क्या है, पहले ये था, अब ये 30 डिग्री पे दिया हुआ है, ये L नॉट दिया था। और अगेन इस पे वही मान रहा हूं कि मान लो स्ट्रेच x दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसकी लेंथ L प्लस एक्स हो गई। अच्छा, ये तुम जानते होगे कि वायर भी ना एक स्प्रिंग की तरह काम करता है, बेटा ध्यान रखना, वायर भी स्प्रिंग की तरह काम करता है। तो इस पे इधर को लगा होगा की एक्स, ये एंगल 30 डिग्री है, और इधर को लगा होगा फ्रिक्शन। मैं इसका फ्री बॉडी बना रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना, केवल ऊपर वाले का फ्री बॉडी बना रहा हूँ, मतलब एफबीटी जो मैं बना रहा हूँ वो केवल एम का बना रहा हूँ। अब सुनो, यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो अभी मैक्सिमम होगा और वो म्यू इंटू एन के इक्वल होगा, ये हो गया। और इस पे एम जी नीचे लगा होगा और एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगी होगी। ये सारे फोर्सेस समझ में आ गए बेटा, क्या है जो है देखो, उसमें एक तो की एक्स फोर्स लगा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगी होगी, एक फ्रिक्शन मैक्सिमम लगा होगा म्यू एन, और एक एम जी लगा होगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, इसमें एक तो तुम्हें क्या करना है, समेशन ऑफ फोर्सेस इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन उसको जीरो कर देना, और समेशन ऑफ फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन उसको जीरो कर देना। एक तो ये आ जाएगा। तीसरा क्या है सुनो, स्लोली मूव किया है, इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो जीरो हो जाएगा। और मैं इस सिस्टम की बात कर रहा हूं सिर्फ,
ये ध्यान रखना, मेरा ये सिस्टम है, ये एफ है। तो जो एक्सटर्नल फोर्स हुआ वो केवल एफ रहा। इसका मतलब वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी होता, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज है नहीं बिकॉज स्लोली मूव कर रहे थे, तो एक तरीके से ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाता। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में तुम देख रहे होगे कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब वर्क डन बाई फ्रिक्शन लास्ट में क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर इतना हो जाएगा। बस ये आंसर बनेगा। एक बार दोबारा सुन लो, मैंने ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्सेस लगाए और जस्ट स्लाइड करने से पहले एक के एक्स लगा, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को लगी, mg नीचे को लगा, और फ्रिक्शन राइट साइड में लगा और मैक्सिमम लगा, और मैंने समेशन फोर्स हॉरिजेंटल इक्वल टू 0 कर दिया और समेशन फोर्स वर्टिकल इक्वल टू 0 कर दिया। और उसके बाद मैंने तुमसे कहा कि मेरा जो सिस्टम है वो स्ट्रिंग और ऊपर वाला ब्लॉक है, उसमें जो एक्सटर्नल फोर्स है वो फ्रिक्शन है, उसी का वर्क डन मुझे निकालना था। तो वो वर्क डन चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी होना चाहिए था, लेकिन तुमने स्लोली मूव किया है, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज है नहीं। इसका मतलब वो वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब इसमें तुम्हें दिख रहा होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, केवल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है वायर की। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो आपसे पूछा हुआ है वो एक्चुअल में हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप वैल्यूज रख लेना। तो मैं जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा हूँ उसमें पूरा उसका मैथमेटिकल पार्ट नहीं करता हूँ, और मैंने पहले के लेक्चर्स में भी कहा हुआ है कि आंसर भी मैं सामने दिया होता हूँ, क्वेश्चन पूरा दिया होता है। आप खुद से भी फ्री टाइम पे ट्राई करिए कि उसका फाइनल आंसर निकालिए, और इन केस अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मैंने एक डिटेल पूरी इसमें बुक लिखी हुई है, उसको तुम चेक कर सकते हो, उसमें फिर तुम्हें पूरी डिटेल कैलकुलेशन मिल जाएगी। बट मेनली हमारे लिए कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ कि कंसेप्ट आपको दे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गुड डे।